नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो लास्ट जो टॉपिक जो था अपना वो जो था जिसमें दाब और प्रकाश के बारे में अपन ने पढ़े। ठीक है, दाब जो था उसमें आज जो है वो टॉपिक जो है वो है प्रकाश एवं ध्वनि के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश लाइट एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, एक एनर्जी है। ठीक है, जिससे अपने को कोई भी चीज क्या होती है, दिखना स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी जो भी अपन देख पा रहे हैं वो किसके कारण देख पा रहे हैं, प्रकाश के कारण। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाश, कौन कौन सी घटनाएं होती है जिनके बारे में आज की स्लाइड रहेगी। फर्स्ट जो है प्रकाश एवं ध्वनि, और सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है अपना प्रकाश। देखो लाइट एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी है। ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, अपनी मदद करती है। तो देखने में मदद करती है। ठीक है, यानी इसके कारण ही कोई भी दुनिया जो होती है वो अपने लिए कैसी है, विजिबल है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है क्योंकि ये विकिरण के रूप में है। ठीक है, विकिरण के रूप में ये निकलती है, रेडिएशंस के रूप में है। अन्य ऊर्जाओं की तरह ये नजर नहीं आती, ये नजर नहीं आती। ठीक है, हम केवल उनको वस्तुओं को ही देख पाते हैं जिन पे प्रकाश गिरता है। ठीक है, या जिन पे प्रकाश ऊर्जा पड़ती है उन वस्तुओं को ही अपन क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो पहली ये विकिरण ऊर्जा होती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है इसको ऊर्जा को अपन देख नहीं पाते। ठीक है, और नेक्स्ट जिसपे ये गिरती है वह वस्तु को अपने को दिखाई देती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में का वह भाग, विद्युत चुंबकीय का स्पेक्ट्रम का वह भाग जो नेत्र के प्रति कैसा होता है, संवेदी होता है। कैसा होता है, संवेदी होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दृश्य प्रकाश कहा जाता है। इस प्रकाश में ही अपन वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करता है। यानी प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रेवल करता है। और दृश्य प्रकाश है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, वो है अपने पास में 3800। ठीक है, एंगस्ट्रॉन से लगाकर से है 7600 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन नैनोमीटर ये तरंग दैर्ध्य इसका होता है। इस परास का अपन तरंग दैर्ध्य जो होगा उसमें इसको दृश्य प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश की गति के दौरान इसकी गति दिशा के लंबवत विद्युत चुंबकीय घटक में पाई जाती है। यानी ये कैसे होता है, लंबवत के रूप में ये क्या करता है, गति करता है। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम डेकार्ट ने बताया था, और डेकार्ट ने यह बताया कि प्रकाश जो होते हैं वो छोटे छोटे द्रव्यमान विन कणिकाएं होते हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। यानी छोटी छोटी किससे, द्रव्यमान विन कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है कौन, प्रकाश। यानी यहाँ पे बताया था कि ये इसकी प्रकृति कैसी है, कण के रूप में होती है। ठीक है, डेकार्ट के बाद में कौन आया था, न्यूटन आया था। कौन आया, न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश द्रव्यमान विहीन कणिका से मिलकर बना हुआ होता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया, और इसे प्रकाश का कणीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ द लाइट। यानी पहली बात यह आई कि प्रकाश जो होता है वो किस रूप में होता है, प्रकाश जो है वो कण के रूप में, किस तरह रूप में चलता है, ये कणों के रूप में चलता है। ठीक है, किस रूप में चलता है प्रकाश, कणों के रूप में चलता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये है। ठीक है, इधर से प्रकाश का जो होता है वो 3800 से 7600 क्या होता है, जो एंगस्ट्रॉन है, तरंग दैर्ध्य इसका होता है। डेकार्ट ने सबसे पहले बताया कि ये कैसा है, जो प्रकाश जो होता है वो द्रव्यमान विहीन जो कण होते हैं उनसे ये गति, मतलब उनके रूप में ये गति करता है। ठीक है, और न्यूटन ने भी यही बताया। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रकाश का कणीय सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है यंग एंड हाइजेनबर्ग। हाइगेंस वैज्ञानिक दोनों ने माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, तरंग के रूप में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। क्या दिया इन्होंने, प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। दोनों सिद्धांत सही थे, प्रकाश कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में है। अतः प्रकाश का अलग अलग परिघटनाओं के दौरान अलग अलग जो घटना होगी उसमें अलग अलग तरह का व्यवहार करता है,
तरंग के समान भी है और कण के समान भी व्यवहार करता है, यानी दो व्यवहार करता है, इसलिए इसको क्या बोला, द्वैत प्रकृति होती है। यानी प्रकाश की कैसे नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है, यानी प्रकाश कण के रूप में भी गति करता है और तरंग के रूप में भी क्या करता है, गति करता है। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश की कैसे द्वैत प्रकृति होती है, डी ब्रोगली ने भी बताया। प्रकाश का तरंग व्यवहार अगर माने तो इससे कौन कौन सी घटनाओं को अपन समझा सकते हैं। तो प्रकाश का अगर तरंग माने कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है तो प्रकाश का अपन परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है और विवर्तन है। ठीक है, इन घटनाओं को अपन प्रकाश के तरंग सिद्धांत से समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश का कण के रूप में है। ठीक है, ये प्रकाश में विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, छाया का बनना, ये अपन किससे समझा सकते हैं, ये कण के सिद्धांत से समझा सकते हैं। अब प्रकाश के स्रोत कौन से। ठीक है, प्रकाश के स्रोतों को दो भागों में बांटा है, एक तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक कृत्रिम स्रोत होते हैं। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, जुगनू है, ठीक है, मछलियां है। ठीक है, कुछ मछलियां होती है जो लाइट वाली होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो प्रतिदीप्त करती है, प्रतिदीप्त होती है। ठीक है, जो क्या करती है, प्रतिदीप्त होती है। ठीक है, या चंद्रमा के पास में खुद की लाइट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कृत्रिम स्रोत ट्यूबलाइट है, बल्ब है, लेड है। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से उत्पन्न प्रकाशित होती है या दीप्त होते हैं, या इसको बोलते हैं ल्यूमिनस। क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस बोला जाता है, ल्यूमिनस स्रोत बोला जाता है। सूर्य है, तारे हैं, ठीक है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जुगनू है, कुछ मछलियां जो है वो। ठीक है, लेकिन चंद्रमा देखो यहाँ पे इसमें नहीं डाला। वे जो किसी अन्य पदार्थ प्रकाश की प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशमान होते हैं, वो अदीप्त होते हैं, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। वो कैसे, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। कैसे, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा है, टेबल है, पत्थर है, कांच है, ठीक है, जो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। ठीक है, तो स्रोत क्या है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है। ठीक है, जिसके पास में खुद की लाइट है वो कैसे होंगे, वो ल्यूमिनस या दीप्त कहलाते हैं, और जो दूसरों की लाइट से चमकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाँ अदीप्त कहलाएंगे। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंग में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। प्रकाश के तरंगों के गुण देखो, तरंग के रूप में है तो प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में। ठीक है, ये निर्वात में उसका वेग है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग जो होगा वो माध्यम पे डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है। ठीक है, माध्यम जो होगा वो अगर विरल माध्यम है, विरल माध्यम का मतलब ये होता है कि जिनके माध्यम के कणों के बीच में जगह ज्यादा होती है। ठीक है, जिनके कणों के बीच में अपने को क्या मिलती है, जगह ज्यादा मिलती है, वो कहलाता है क्या, विरल माध्यम कहलाता है। ठीक है, और जिनमें कणों के बीच में जो पास पास में होते हैं कण, ठीक है, उस माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, और उससे भी उसमें उससे कम थोड़ी ज्यादा जो होगी वो किस में होगी, वो विरल माध्यम में होगी। ठीक है, सघन माध्यम में क्या होता है, उसका जो प्रकाश का वेग जो होता है वो कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो होता है वो उसकी स्पीड जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करती है कि माध्यम कैसा है, विरल है या सघन है। ठीक है, जैसे वायु है तो वायु कैसा है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ठीक है, यानी रेयर मीडियम है। ठीक है, और अगर अपन कांच ले, ठीक है, कांच जो है वो कैसा हो गया, इसकी दोनों की कंपैरिजन करें तो कांच जो होगा वो कैसा होगा, सघन होगा। कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक है, यानी ये कैसा है, डेंसर है। कैसा है, तो अब स्पीड जो होगी वो किसमें ज्यादा होगी, वो इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, तो विरल माध्यम में स्पीड क्या होती है, प्रकाश की ज्यादा होती है। ठीक है, अब सघन है या विरल है, तो जितना सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। अपवर्तनांक, ठीक है,
जो क्या होता है वो पदार्थ की उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि पदार्थ के अणु जो होते हैं वो किस तरह से उसको परावर्तित करते हैं। ठीक है, यानी अपवर्तन जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उसमें बेंडिंग जितनी ज्यादा होगी वो अपवर्तनांक उसका उसका क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो माध्यम की विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अधिक किस में होगी, विरल माध्यम में होती है, किसमें होती है, और जबकि सघन माध्यम में, ठीक है, प्रकाश की चाल जो होगी वो कैसी होगी, कम होती है। सघन माध्यम में कैसी होती है, कम। प्रकाश की चाल का माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, किस पे करता है, अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है अपवर्तनांक को। जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, प्रकाश की चाल बराबर होता है यू सी अपॉन म्यू। ठीक है, सी क्या है, प्रकाश निर्वात में चाल कितनी है, यू म्यू जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक है और यू जो है वो प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल क्या होगी कि उसमें निर्वात में चाल उसकी कितनी है, ठीक है, और माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, म्यू कितना है। ठीक है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, उस प्रकाश की चाल को ज्ञात कर सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है जब तक उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आए। ठीक है, अगर उसको टीनी होल में से या टाइनी होल में से या किनारों से गुजारा जाता है तो किनारों से प्रकाश क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। ठीक है, इसको विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको विवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, तो अपन दो चीजें हैं अपने कोर्स के अंदर, अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो होती है वो डिपेंड करती है माध्यम पे, निर्वात में सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में फिर देखें तो सघन के अंदर सबसे कम होती है। जितना माध्यम सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। दूसरी अपवर्तनांक पे, तो अपवर्तनांक ज्यादा, ठीक है, अपवर्तनांक। ठीक है, दूसरा अपन मान लेते हैं सघन मीडियम, सघन माध्यम। तो प्रकाश की चाल इन दोनों में कैसी होती है, कम होती है। कैसी होती है, कम। ये ज्यादा होगा तो ये अगर दोनों ज्यादा है तो ये क्या होगा, प्रकाश की चाल क्या होगी, इसमें कम होती है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल को अगर देखा जाए तो देखो निर्वात में सबसे ज्यादा, गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है जिसको विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विबग्योर बोला जाता है। ठीक है, वॉयलेट है, वी का मतलब क्या है, वॉयलेट है, आई का मतलब क्या है, इंडिगो है। ठीक है, बी का मतलब क्या है, ब्लू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ग्रीन है। वाई का मतलब क्या है, येलो है। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, और आर का मतलब क्या है, रेड है। ये 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है। यानी प्रकाश से आने वाली जो व्हाइट लाइट जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, जिसको विबग्योर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, विबग्योर। वस्तु को देखने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, एक तो प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, प्रकाश तरंगों का वस्तु से टकराकर हमारा आंखों तक पहुंचना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर होनी जरूरी है। परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किरण ठीक है, प्रकाश की किरण क्या करती है, किसी पॉलिश सतह से, पॉलिश सतह से टकराकर टकराकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में
माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, इसको घटना को बोला जाता है क्या, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, यानी रिबाउंड होना। टकरा के वापस, जैसे बच्चा जो है अगर बॉल को अपन दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार पे टिप्पा खा के वो वापस अपने हाथ में आ जाती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, परावर्तन, टकरा के वापस आ जाना। तो सीधी सी बात है, जो जहां से टकराएगी वो माध्यम कैसा होगा, अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा। ठीक है, दूसरी चीज पॉलिश्ड होना चाहिए, यानी पॉलिश्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि M1 और M2 जो है वो पॉलिश मिरर है। जैसे यहाँ पे ये पीछे क्या की गई है, इसके पॉलिश की गई है। ठीक है, प्रकाश से आने वाली जो किरण है जो आ रही है वो ये किरण है। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन आपतित किरण। कौन सी बोलेंगे अपन, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोला जाता है, जिसको बोलेंगे अपन आपतित किरण। ठीक है, जो टकरा रही है वो उसको बोलेंगे अपन आपतित, और जो जा रही है, ठीक है, ये वाली जो जाने के बाद में, इसको बोलेंगे अपन परावर्तित, परावर्तित किरण। कौन सी बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि बीच में एक क्या है, एक अभिलंब है, इसको बोला जाता है अभिलंब, अभिलंब बोला जाता है, या बोला जाता है इसको नॉर्मल। क्या बोला जाता है इसको, नॉर्मल। आप देख रहे हो कि नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण, जिसको बोलते हैं कोण आई। ठीक है, और आप देख रहे हो कि अभिलंब और जो परावर्तित जो किरण है उसके बीच में भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं आर। क्या बोला जाता है, आर बोला जाता है। ठीक है, परावर्तित कोण और अपवर्तित कोण, आपतित कोण, सॉरी, आपतित कोण जो आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ में बनाया जाता है। ठीक है, और परावर्तित कोण वो कोण होता है जो किसके साथ में, अभिलंब का अपरावर्तित किरण के साथ में बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आई और आर जो है वो क्या है, आपतित और परावर्तित कोण है। ठीक है, एन जो है वो क्या है, यहाँ पे अभिलंब है, एन बी जो है वो क्या है, यहाँ पे अभिलंब होता है। ठीक है, ये एक समतल दर्पण पे आपको ये बताया गया है। ठीक है, तो इसमें परावर्तन प्रकाश की वह घटना है जो पहली चीज किसमें होती है, अपारदर्शी जो होते हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, जिसमें लाइट जो होती है वो आर पार नहीं होती, वो अपारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये घटना होती है। जब प्रकाश की किरण जब टकराती है, ठीक है, तो टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, किसी सतह से टकराकर, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, जो आती है किरण उसको आपतित किरण कहते हैं, जो जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में जो होता है वो एक अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब के साथ में जो आपतित के जो किरण है वो कोण बनाती है, उसको आपतित कोण बोलेंगे, आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, और आर जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन, या इसको बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्या बोला जाता है इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो है वो क्या है, रिबाउंड होना, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकरा के रिबाउंड होना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गति करती हुई अपारदर्शी अवरोधक, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ होनी चाहिए, यानी वो उसकी पॉलिश सरफेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वो सरफेस पॉलिश्ड होनी चाहिए, से टकराती है, तो टकराने के बाद में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिबाउंड हो जाना, वापस टकरा के वापस चला जाना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, माध्यम में परिवर्तन ना होने पर परावर्तन के बाद प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि उसी माध्यम में। ठीक है, अगर माध्यम परिवर्तित नहीं हो रहा है तो टकरा के उसी माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का वेग तो वो का वही रहेगा। ठीक है, समतल दर्पण पे प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। कौन सा, समतल दर्पण, जो अपन मुंह देखते हैं, ठीक है, वो कौन सा है, समतल दर्पण होता है। ठीक है,
अब परावर्तन के नियम ये कई बार पूछे जाते हैं। पहली चीज इसमें याद क्या करनी है कि इसमें 3 किरण आई थी। कौन कौन सी आई थी? एक तो आपतित किरण आई थी जिसको आई से लिखा, ठीक है, एक अभिलंब जो, और दूसरा परावर्तक किरण आर से। तीनों एक ही तल में होते हैं, ये आपको याद करना है। तो तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतन कौन? आई, ठीक है, और परावर्तक कौन? ठीक है, आर। दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। इसका मान जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है कि कौन आई, एंगल आई बराबर जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। ये हमेशा कैसे होंगे? बराबर होते हैं। यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों जो है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये 2 नियम है, ठीक है। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होगी। कोण आई और कोण आर दोनों हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये अगर 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का ही होगा, ठीक है। और ऐसे कई सवाल आते हैं तो आपको आसानी से इसमें सवाल को कर पाओगे जब आपको ध्यान होगा कि दोनों कोणों का मान जो होता है वो कितना होता है? समान होगा। या फिर बोले कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 100 डिग्री का, तो बताओ इंसिडेंट एंगल कितने का होगा? तो आपको पता है कि भाई 100 डिग्री का बन रहा है तो कौन क्या हो रहा है? उसका बाइसेक्ट हो रहा है, आधा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा। अब प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नियमित होता है। नियमित का मतलब होता है, सपोज मान लो ये कोई किरण जो पॉलिश सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोई रे आ रही है, ठीक है, और टकरा के इधर जा रही है, इधर से भी आ रही है और टकरा के इधर जा रही है, ये भी आ रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कंटिन्यू, ये कैसा है? नियमित है। नियमित का मतलब होता है कि जो कोण, प्रत्येक जो किरण द्वारा जो एंगल बन रहा है वो समान एंगल से वो क्या होगा? वापस जाएगी। ये बात इसमें होता है कि एंगल जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बिल्कुल सेम बनते हैं। समतल परावर्तक पृष्ठ समतल है, ठीक है। परावर्तक के बाद परावर्तित किरण जो होती है समान दिशा में गति करती है, ये याद रखना है। कौन सी दिशा में? समान दिशा में। देखो सारी जा रही है, वो समान दिशा में जा रही है, ठीक है। परावर्तित प्रकाश किरणों की तीव्रता में कमी नहीं आती, इसमें कोई तीव्रता में कमी नहीं आती। इसको बोला जाता है क्या? नियमित परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। जो आई है वो नियमित रूप से एक ही दिशा में अंदर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जिसको बोलेंगे डिफ्यूज, ठीक है। सपोज मान लो अगर सतह जो है वो कैसी है? खुरदुरी है, ठीक है। मैं इधर ही बना लेता हूं। ये सतह जो है वो इस तरह से, या रे आई तो कुछ इस तरह से गई, या रे आई तो कुछ इस तरह से गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनकी डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये कैसा कहलाता है? ये कहलाता है कैसा? विसरित, ठीक है, इरेगुलर या डिफ्यूज। खुरदुरे पृष्ठ पे परावर्तक के में प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं में विसरित या फैल जाती है, ये देख लो आप, ठीक है। इसमें क्या होती है? उसकी तीव्रता में भी क्या आती है? कमी आती है। क्या आएगी? तीव्रता में अंदर कमी आएगी, ठीक है। अगर वो सीधा प्लेन वाले पे है तो तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन अगर वो खुरदरी सतह पे है तो उसकी तीव्रता में क्या आएगी? कमी आएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, अपन अगर प्लेन पे चलते हैं तो आसानी से चल पाएंगे और खुरदरी पे जाएंगे तो अपने की चलने में, गति में क्या आएगी? अवरोध उत्पन्न होगा, तो अपनी स्पीड जो होगी उसमें कोई ना कोई कमी आएगी। तो सेम यहाँ पे भी वही है। नोट, सामान्यतः कांच व पारदर्शी पदार्थ के पीछे परावर्तक आवरण, देखो कोई भी सतह जो होगी उसको पॉलिश बनाने के लिए क्या किया जाता है कि उनके पीछे क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है पदार्थों की, ठीक है। तो आपने देखो कई बार अपने जो घर में जो कांच आता है उसके पीछे भी क्या की जाती है? परावर्तक पदार्थों की क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, ताकि परावर्तन जितना ज्यादा होगा तो अपने को अच्छा सा दिखेगा, ठीक है। तो परावर्तक करने के लिए तो चांदी सबसे अच्छी परावर्तक होती है, एल्यूमिनियम और चांदी, ठीक है। तो इसकी क्या की जाती है? दर्पण के पीछे पॉलिश की जाती है, ठीक है। तो दर्पण या परावर्तक पृष्ठ का उपयोग में लिया जाता है। अब समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना, जैसे सपोज मान लो एक डायग्राम जो है वो ये समतल दर्पण का है। ये कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है। सपोज मान लो मैं इसको वस्तु को यहाँ पे इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। ये वस्तु है यहाँ पे, ठीक है। वस्तु के द्वारा जो किरण चल रही है वो ये किरण है दोनों, ठीक है। ये यहाँ पे ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, ठीक है। इसके यहाँ पे ये क्या की गई है? जो डैश डैश कर रहा हूं वो क्या है? इसकी पॉलिश्ड है, ठीक है। ये पॉलिश की गई है, ठीक है। यहां से ये किरण चली, आंखों में गई और आंखों से वापस नीचे जा रही है,
तो नीचे जा रही है, वहां पे उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब की साइज जो होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, उसके समान होती है, वस्तु के समान होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वस्तु जो होती है वो पार्श्वी के एक दूसरे से कैसी होती है, उल्टी होती है। यानी कांच के अंदर जो मेरा राइट होगा वो कांच के अंदर क्या होगा, लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, यानी पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल कांच की पट्टिका पे एक सतह पे सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश की जाती है। याद रखना, पॉलिश में किसका किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट की। समतल दर्पण में बदला जा सकता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं कांच में ये पेन रखूंगा, ऐसे सामने रखूंगा, तो आपको इसका माप जो होगा वो उतना का उतना हाँ दिखाई देगा। ठीक है, यानी वस्तु के समान बनता है। ये टकराई और ये किरण यहाँ पे जा रही है और ये किरण यहाँ पे जा रही है, दोनों को पीछे डैश डैश में मिलाया है। जब मिलेगा वहां पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनता है। अब देखो कुछ बातें याद रखनी है इसके अंदर। पहली, वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिबिंब भी उतना ही दूर होगा। सपोज मान लो किसी ने कहा कि प्लेन मिरर है और जो है वो 5 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु, ये वस्तु है, ठीक है, तो बताओ प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, वो भी कितनी दूरी पे बनेगा, 5 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। ये भी कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। लेकिन अगर आपको पूछे कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तब आपको क्या बताना है कि कितनी होगी, 10 मीटर होगी। कितने मीटर होगी, 10 मीटर होगी। तो जितना दूर होगा प्रतिबिंब बिंब, उतना का उतना दूर कौन होगा, उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, समतल दर्पण पे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, समतल दर्पण की न्यूनतम व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। ठीक है, उस न्यूनतम यानी कैसा होना चाहिए, दर्पण जो होगा उसकी हाइट जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। सामने रखे दर्पण में पीठ के पीछे की ओर दीवार को पूरा देखने के लिए, ठीक है, न्यूनतम लंबाई की कितनी होनी चाहिए, 1/3 भाग उसका होना चाहिए, तब अपने को पीछे वाली दीवार जो होगी वो पूरी दिखेगी। यदि दो समतल दर्पण किसी कोण पर रखे जाते तो उनके मध्य स्थित वस्तु एक से अधिक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या दर्पणों की संख्या के बीच कोण पे निर्भर करता है। ध्यान रखना, ठीक है, किस पे निर्भर करेगा, वो कोण पे निर्भर करेगा। जैसे सपोज मान लो अपन नाई की दुकान पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो सामने भी मिरर लगाता है, पीछे भी मिरर लगाता है, ठीक है, और उसमें देखते जाते हो तो बहुत सारे अपने को अपने प्रतिबिंब नजर आते हैं। यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर यू वेग से गति करती है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के यू वेग से क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, अगर मैं दर्पण के सामने गति कर रहा हूं तो वस्तु भी सामने की ओर मेरे पास में आने की कोशिश करेगी। लेकिन वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, 2u हो जाता है। कैसा हो जाता है, 2u, डबल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f का मान होता है। ठीक है, r जो है उसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और f जो है वो उसकी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाती है। समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का मान कितना होता है, +1 होता है। यानी हमेशा, ठीक है, क्या करेगा, वो उसके जैसा ही बनाएगा। ठीक है, सेम हाइट की बनेगी। पनडुब्बी में प्रयुक्त किए जाने वाले पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो उसको एक ही तल के सापेक्ष, ठीक है, एक समान कोण बनाते हुए समानांतर स्थित होते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप में परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। पेरिस्कोप भी किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है, वो भी परावर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, एक इमेज बनती है, वही इमेज दूसरे के लिए क्या करती है, वस्तु का कार्य करती है। नेक्स्ट है दर्पण। देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का मतलब क्या होता है, देखो अगर सपोज मान लो एक गोला है, ठीक है, इस गोले को अगर काट के अगर दर्पण में बनाना है तो इस गोले को क्या करना पड़ेगा, इसकी आंतरिक सतह या बाह्य सतह को क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉलिश करके क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं कट कर लूं,
ठीक है, तो अपने पास में एक गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है, पारदर्शक गोले का एक भाग है, जिसकी आंतरिक सतह या बाह्य सतह पे क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, जिसकी कर्व, ठीक है, जो सतह होती है उस पे क्या हो जाती है? कटे हुए भाग के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ क्या की जाती है? वह पॉलिश की जाती है। ठीक है, देखो इसका जो सेंटर, ये गोले का भाग होता है, ठीक है, और गोले का भाग होगा तो इसका क्या होगा? केंद्र होता है, जिसको बोला जाता है सी, जिसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो ये यहाँ पे सी क्या है? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, गोले का, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोला जाता है क्या? पी, ध्रुव बोला जाता है। पी क्या है? ध्रुव है। पी को क्या बोला गया है? ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और एक काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहा जाता है, के मध्य से गुजरती है, ठीक है, उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। ये होती है मुख्य अक्ष। क्या होती है? मुख्य अक्ष। अक्ष, ठीक है। यहां पे जो किरण आएगी, ये जरूर ध्यान रखना कि ये वाला भाग, देखो ये इसके अंदर जो पॉइंट्स वाला भाग है वो हमेशा पीछे की तरफ रहेगा वस्तु के, ठीक है, और जहां पे प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, वो जो रहेगा वो कहां पे आएगी? प्रकाश की किरण वो उसकी जहां पे पॉलिश नहीं है, इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ होता है। इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बोला जाएगा या परावर्तक सतह बोला जाता है। वस्तु किरण जो आएगी वो यहां से है। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहली चीज, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु में से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वह उसका क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? मुख्य फोकस आ गया। मुख्य फोकस। जितनी भी दूरियां लेंगे अपन, ठीक है, वस्तु की दूरी हो, त्रिज्या हो, ठीक है, उस दूरी का मेजरमेंट जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? उसके ध्रुव से होता है। ठीक है, तो दूरी जितनी भी होगी वो मेजर कहां से होगी? ध्रुव से होती है। ठीक है, क्या होगी? ध्रुव से होती है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, उत्तल है अवतल दोनों दर्पण के लिए गोले का कटा हुआ भाग होता है, और गोले का जो केंद्रक होगा वही क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि ये गोले से बना हुआ भाग होता है, और गोले का जो केंद्र होगा वही उसके लिए क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, जिसको पी के द्वारा नोटेट करता है, और वक्रता केंद्र को करते हैं सी के द्वारा नोट किया जाता है। दर्पण में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोला जाता है? फोकस कहा जाता है। वक्रता केंद्र और पोल के जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या बोला जाएगा? फोकस कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यानी यहां से लगाकर, ये से यहां से लगाकर पोल, ठीक है, इसके बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा? मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, किनके बीच में? P और F के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोला जाएगा? मुख्य फोकस, या सॉरी फोकस दूरी उसको कहा जाता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, के बीच की दूरी को, ठीक है, फोकस दूरी कहा जाता है। किसी गोलाकार तल पे में बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है, या इसको क्या बोला जाता है? स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? पहली चीज, ये कुछ परिभाषा है। सेंटर गोले का भाग है, इसलिए गोले का जो सेंटर होगा वो इसके लिए क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, दूसरा वक्रता केंद्र और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है,
तो ध्रुव और वक्रता केंद्र में से निकलने वाली जो लाइन है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र और पोल के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है, और फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। तो गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो सपोज मान लेते हैं अपन, जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको बोला जाता है क्या? कॉनकेव मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर बोला जाएगा अवतल दर्पण को। अब ये क्या होगा? ऐसा दर्पण गोले का कटा हुआ भाग जिसकी बाह्य सतह पे क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। ये बाह्य सतह पॉलिश की जाती है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ये इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र हो गया। ये इसका एप हो गया। ठीक है, जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, तो आने के बाद में वो क्या होती है? मुख्य फोकस में से गुजर जाती है। तो यहां से भी आएगी, ये भी गुजरे। इसको ये क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। इसलिए इसका दूसरा नाम है, इसको अभिसारी लेंस भी, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, या इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट को फिर परावर्तन के बाद में एक बिंदु पे क्या करता है? एकत्रित करता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अभिसारी या कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी बाह्य सतह पे पॉलिश्ड, बाह्य सतह क्या होती है? पॉलिश की जाती है। ठीक है, और अंदर वाली सतह, आंतरिक सतह, सतह वो किसका काम करती है? परावर्तक का काम करती है, का कार्य करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना किरण हमेशा क्या आएगी? जहां पॉलिश नहीं है उस बात पे, क्योंकि अपन मुंह भी देखेंगे वस्तु हमेशा यहाँ रहेगी, वस्तु हमेशा यहाँ रहती है। ठीक है, ये हमेशा जो इमेज बनाता है, ठीक है, ये वाली जो इमेज बनाता है ये कैसी बनाता है? ये रियल बनाता है। मोस्ट ऑफ, अधिकतर, अधिकतर ये कैसे बनाएगा? अधिकतर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? यहाँ पे वास्तविक बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? उल्टी होती है। ठीक है, अधिकतर। दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, जिसको बोला जाता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक है, इसका अगर देखें तो इसमें, ठीक है, ये इसका P है, ठीक है, ये इसका C है, ये इसका F है। ठीक है, वस्तु आएगी तो किरण आएगी, तो किरण जो होगी वो इस तरफ से जाएगी। ठीक है, और अपने को पीछे की तरफ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये किरण क्या करती है? फैलाने का काम करती है। तो इसका दूसरा नाम जो है इसको बोला जाता है अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा, हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? एक तो आभासी होगा एवं उल्टा सीधा होगा। आभासी इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। कैसी होती है? सीधी होती है। इसकी ये सतह जो होती है वो परावर्तक, ये कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है। ये कैसी होती है? पॉलिश होती है। और ये होती है वो कैसी होती है? परावर्तक का कार्य करती है। ये परावर्तक का कार्य करती है। ठीक है, इसकी ये सतह जो होती है, बाहर वाली सतह जो होती है वो परावर्तक का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो ये वाले जो होती है वो रियल इमेज बनाती है, ये वाली जो होती है वो वर्चुअल इमेज बनाती है, या इसको आभासी इमेज भी बोला जाता है। ठीक है, ये अधिकतर रियल बनाती है और उल्टा बनाती है। ठीक है, एक जो इमेज होती है वो कैसी बनती है? वो आभासी बनती है और सीधी बनती है, जिसको अपन देखेंगे यहाँ पे। तो दो तरह के मिरर है गोलीय दर्पण के। ठीक है, जब अपन को याद ऐसे करना है कि ये तो है अपना कॉनकेव और ये वाला जो है वो कॉन्वेक्स। अगर रे इधर से आ रही है
खड्डे में आ रही है तो है अपने कॉनकेव अवतल है, और ये वाला जो है वो कौन सा है, उत्तल होता है। ठीक है, अब है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। देखो उत्तल जिसको बोलेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हुई होती है जिसको उत्तल दर्पण कहा जाता है, बाहर वाली उभरी वाली सतह, ठीक है। और अपसारी लेंस दर्पण भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या करता है, फैलाता है, अंत में आने वाली किरणों को ये फैलाता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है क्या, अपसारी। ठीक है, अवतल, ठीक है, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होती है परावर्तक वाली, और गोले के केंद्र की ओर क्या होता है, होती है ये, या केंद्र की तरफ पॉलिश की हुई होती है, सॉरी परावर्तक का कार्य करती है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है क्योंकि ये अंत में आने वाली किरणों को एक बिंदु पे क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, अब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। तो देखो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनता है, अपन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, ये P है, ये इसका F है, ये इसका C है। ठीक है, तो अब देखो वस्तु जब अनंत पे है, पहला वस्तु कहां पे है, अनंत पे। ठीक है, वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां बनेगा, F पे बनेगा। तो फर्स्ट का 1 नंबर का प्रतिबिंब 1 नंबर पे बना, ठीक है, F पे बना, अनंत पे है तो F पे। तो पहला अनंत पे है, इंफिनिटी पे है, तो प्रतिबिंब ये बीम है और ये इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बन रहा है F पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पीछे लाएंगे, C के थोड़ा सा इधर आगे ले गए, अब प्रतिबिंब जो है वो C के पीछे। ठीक है, तो बीम का है C के पीछे, C के पीछे। तो आप थोड़ा सा इसको देखो, ये चलेगा इस तरफ और ये आप बीम प्रतिबिंब चलेगा वो इस तरफ चलेगा। ठीक है, तो अनंत पे है तो F पे बना। ठीक है, तो अब क्या होगा, C के पीछे है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनेगा, तो ये दूसरे नंबर वाला, ये दूसरे नंबर वाला, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे, ये वस्तु है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, इसका प्रतिबिंब आएगा, ये प्रतिबिंब उल्टे बन रहे हैं। ठीक है, ये देख लो उल्टे बन रहे हैं। अब तीसरा जो है वो अपन ले आते हैं C पे, कहां पे ले आते हैं, C पे, तो ये पे भी कहां पे बनेगा, C पे बनेगा। तो तीसरा C पे है तो C पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है तो क्या होगा, देगा F एवं C के मध्य। ठीक है, तीसरा C पर है तो कहां पे बनेगा, C पर ही बनेगा। ठीक है, और वस्तु के समान बनेगा। अब अपन दोनों के बीच में रखो आप 4 नंबर वाला। ठीक है, तो अब देखो C के पीछे था तब इन दोनों के बीच में बना, तो इन दोनों के बीच में होगा तो कहां पे बनेगा, जब वस्तु का C एवं F के मध्य हो तब क्या बनेगा, तब बनेगा C के पीछे बनेगा, C के का बनेगा, पीछे बनता है। ठीक है, तो अब ये बनेगा वो या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर वाला, ये 4 नंबर वाला। ठीक है, अगर अब अपन लेते हैं F पे, तो देखो अनंत पे था तो F पे बना, तो F पे होगा तो कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। F पर है तो कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, कहां पे बनेगा, अनंत पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहां पे बनेगा, अनंत पे बनता है। ये कौन सा हो गया, 5 नंबर वाला। ठीक है, लास्ट अगर कहां पे F और P के बीच में, F एवं P के मध्य, ठीक है, तब क्या बनेगा, F और P के मध्य होगा तो मिरर के अंदर बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, अंदर बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। ठीक है, तो ये 6 इमेज होती है। ठीक है, ये 5वीं है तो ये इसकी 5वीं होगी। ठीक है, इसको मैं इमेज को रेड से कर लेता हूं तो। ठीक है, पहली इमेज ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है, ये चौथी, यहाँ पे 5वीं। ठीक है, और ये 6 वाली, ये इमेज जो है वो 6 वाली है, ये 6 वाली और इसकी ये। ठीक है, तो अब देखो याद क्या रखना इसमें सबसे ज्यादा पूछा है C पे, वस्तु के समान कब बनता है, C पे होता है तो C पे बनता है।
ठीक है, तो देखो अनंत पे है तो एप पे है तो अनंत पे, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, उल्टा, ठीक है, सी के पीछे है ये इसका उल्टा, ठीक है, तो याद क्या रखना है, याद तो एक ही रखना है, सी पे है तो, ठीक है, और लास्ट वाले को रखना है। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे अनंत पे है तो क्या बनेगा, ठीक है, सी के पीछे बनेगा, ठीक है, अनंत पे है तो एफ पे बना, सी के पीछे है तो एफ और सी के बीच मध्य में बना, सी पे है तो सी पे बना, सी और एफ के मध्य में है तो सी के पीछे बना, एफ पे है तो अनंत पे बना, और एफ पे और पी के मध्य है तो अंदर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो ये सारे जो बनते हैं यहां से 5 तक, तो 1 to 5 जो होता है, 1 to 5 जो इमेज जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, रियल होती है, कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी होती है, ठीक है, और वास्तविक होती है। लेकिन 6 वाली जो इमेज है, ठीक है, वो कैसी है, वो वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, कैसी है, आभासी और सीधी होती है, आभासी और कैसी है, ये सीधी होती है, ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण से इमेज जो बनती है। अब देखो जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये देखो अनंत पे जैसे ये P हो गया, ये इसका F हो गया, ये इसका C हो गया, अब पता नहीं कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, F में से गई, ठीक है, और दूसरी जो है वो भी अनंत से आ रही है, F में से गई, क्या बन रहा है, देखो बहुत छोटा बनता है, ठीक है, तो इसमें आपको वस्तु जो इसका प्रकृति होगी, प्रकृति, आकार, ठीक है, और स्थिति, प्रकृति इसकी कैसी होती है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है, आकार, ठीक है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, और स्थिति एफ पे, किस पे बनता है, एफ पे, ठीक है। दूसरा अगर अपन देखें, जब थोड़ा सा आगे देखो, जब वस्तु सी के पीछे हो, ठीक है, तो ये P है, ये इसका F है और ये इसका C है, वस्तु यहां पे C के पीछे, तो पहला सीधा समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद में किस में से चली जाएगी, F में से, ठीक है। दूसरा जो होता है अगर F में से निकाले अपन, ठीक है, ये F में से गई उल्टा, तो ये क्या हो जाती है, वापस समांतर हो, दोनों के बीच में बनता है, दोनों के क्या बनता है, बीच में बनता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बीच में बना, तो वही स्थिति, स्थिति कहां पे बनती है, सी एवं एफ के मध्य, एफ के मध्य बनता है, पर वही प्रकृति, इमेज कैसी बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है, ठीक है, वास्तविक और उल्टी बनती है, ठीक है, और कैसी बनती है, आकार छोटा होता है, वस्तु से छोटा, छोटा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर अपन देखें वस्तु सी पे, जब वस्तु सी पर हो, ठीक है, तो सी पे होगी तो वस्तु क्या बनेगी, देखो, ठीक है, ये P आ गया, ये इसका F आ गया और ये इसका C आ गया, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, ये गया, ये गया, पहला नियम, ठीक है, पहला हमेशा देखो समांतर जाएगा और F में से जाएगा, ठीक है, ये 3 नियम है, देखो समांतर है, समांतर आएगा F में से जाएगा, F में से आएगा समांतर हो जाएगा, C से C में से जाएगा, ठीक है, C से C में से, ये 3 नियम है, चौथा और है, ठीक है, ये 3 नियम याद रखना है। समांतर आएगा, ये देखो किसके समांतर, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये गया F में से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये समांतर हो गया, यहाँ पे बन गया, ठीक है, तो ये क्या बना, प्रतिबिंब बना नीचे, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है,
ठीक है, क्या कहां पे बनता है? स्थिति, स्थिति है इसकी सी पर, ठीक है। दूसरा आकार, वस्तु के समान, वस्तु के समान, ये याद रखना है आपने को, ठीक है। और इस प्रकृति, प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? वास्तविक है और उल्टा है। कैसा है? वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से इमेज बनती है। आपको ये तीन नियम याद रखना है। समांतर आएगा, एफ में से जाएगा, एफ में से आएगा, समांतर हो जाएगा। ये दूसरा, ये पहला समांतर आया, एफ में से गया, ठीक है, ये तीर इसका, ठीक है। एफ में से आया, समांतर हो गया, एफ में से आया, समांतर हो गया। सी में से आएगा तो सी में से बिना मुड़े क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जब वस्तु C एवं F के मध्य में हो, के मध्य हो, तो बता क्या बनेगा? C के पीछे बनेगा। ये P आ गया इसका, ये इसका F आ गया और ये इसका C आ गया, ठीक है। अब क्या पे है? दोनों के मध्य में ये आया, पहला नियम। दूसरा, ठीक है, और यहां से ये गया, ये क्या बना? C के पीछे बनता है, ठीक है। ये तीर लगाया, ठीक है, तो कहां पे बनता है? स्थिति, स्थिति इसकी कहां पे है? C के पीछे, C के पीछे, ठीक है। आकार, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और प्रकृति, वही उल्टा और वास्तविक, तो वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। दूसरा, जब वस्तु कहां पे हो? एफ पे हो, ठीक है। ये एफ पे आया, ठीक है, और ये सी पे आया, वस्तु यहां पे, तो पहला नियम एफ में से गया, ठीक है। दूसरा, ये सी में से, ठीक है, यहां से टकरा के ये वापस उसी में से लौट जाएगा, ठीक है। अब ये जहां मिलेगा वहां पे क्या बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो स्थिति, स्थिति कहां पे है? अनंत पे, ठीक है। आकार बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। प्रकृति वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट, जब वस्तु कहां पे हो? एफ एवं पी के मध्य में हो, ठीक है। तो अब देखो, ये P है, ठीक है, ये इसका F है और ये इसका C है, ठीक है। तो ये वस्तु यहां पे है, वस्तु यहां पे है, ठीक है। तो वस्तु यहां पे है, F पे और P के मध्य में है, तो ये पहला नियम, ये गया F में से, ठीक है। दूसरा जो होगा वो कहां से जाएगा? C में से जाएगा। दोनों को पीछे मिलाना है, डैश 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 करके, ठीक है। जहां मिलेगा वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये लास्ट वाला प्रतिबिंब देखो कुछ अलग है, ठीक है। अगर इसकी स्थिति, प्रकृति अपन लिख देते हैं, प्रकृति, प्रकृति है इसकी आभासी, आभासी और सीधा बनता है। तो देख लो, आभासी और सीधा। बाकी पांच जो है वो कैसे? वास्तविक और उल्टे, ठीक है, वास्तविक और उल्टा है। यहां पे है जो दूसरा जो है वो इसका क्या है? इसका आकार, आकार बड़ा, कैसा बनता है? बड़ा बनता है, ठीक है। स्थिति दर्पण के अंदर बनता है, दर्पण के अंदर, ठीक है। तो ये 6 इमेज जो बनती है वो इस दर्पण से, अवतल दर्पण से बनती है। वस्तु अनंत पे हो, सी पे हो, एफ और सी के पीछे हो, सी पर हो, ठीक है। नेक्स्ट में सी व एफ के मध्य में हो, ठीक है। जब वस्तु एफ पे हो और जब वस्तु एफ एवं पी के मध्य में हो,
तो ये 6 इमेज बनती है। अब है अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। अवतल दर्पण के उपयोग, एक तो सेविंग, जो अपन दर्पण आते हैं वो सेव करने में नाइयों की दुकान के अंदर, दंत विशेषज्ञों में जो दांत चेक वगैरह करते हैं तो मिरर डाल के अपन देखते हैं, ठीक है। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ उपयोग में करते हैं। सौर भट्टी में अपना, क्योंकि ये प्रकाश को एकत्रित करती है तो गर्म करने में प्रकाश को क्या करती है, ये एकत्रित करती है, एकत्रित करती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको जो प्रकाश जो आएगा गर्म करने में इसको काम में लिया जाएगा। टॉर्च है, सर्च लाइट है, वाहनों की हेडलाइट में ध्यान रखना, वाहनों की हेडलाइट के अंदर, हेडलाइट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये वाहन की हेडलाइट है, यहाँ पे वो बल्ब लगता है, ठीक है। तो ये वाला दर्पण जो होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो दर्पण होगा वो कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है, यहाँ पे होता है। आगे तो कांच होता है, वो दर्पण नहीं होता, ठीक है। आगे जो होगा वो क्या होगा, ये तो कांच है, ये क्या है, ये तो कांच होता है, दर्पण अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद में सैटेलाइट डिश जो होती है एंटीना की, उसके अंदर होता है। परावर्तक टेलीस्कोप है, उसके अंदर होगा, ठीक है। अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो पहला अगर अपन माने अवतल दर्पण पे, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है। तो देखो ये आ गया कौन सा, बाहर वाली परावर्तक का कार्य करेगा, तो ये आ गया अपने पास में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सॉरी, ठीक है। तो ये इसका P हो गया, ये इसका F हो गया और ये इसका C हो गया। पहला जब वस्तु अनंत पे है, पता नहीं कहां से आ रही है, ये गई परावर्तक होके, ठीक है, इसको पीछे मिलाया, यहाँ पे भी आई, ये गई, इसको भी क्या मिलाया, पीछे मिलाया, कहां पे बन रहा है ये, यहाँ पे F पे बनता है। तो स्थिति यहाँ पे क्या हुई, कहां पे बनता है, तो स्थिति है इसकी F पर बनता है, ठीक है। प्रकृति इसकी कैसी है, प्रकृति में आप देखोगे तो इसकी बहुत जो है वो कैसा है, ये आभासी है, कैसा बनता है, ये आभासी बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है, आभासी और सीधा रहता है। स्थिति और होगी आकार, आकार जो होता है बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, कैसा होता है, बहुत छोटा बनता है, ठीक है। एक इमेज इसकी ये होती है। दूसरा, जब वस्तु, ठीक है, अनंत एवं P के मध्य में हो, P के मध्य कहीं पे भी, ठीक है। तो देखो P के मध्य में कहीं पे भी हो, ठीक है। तो यहां पे वही पता नहीं, जैसे सपोज मान लो वस्तु को यहां रखा, ये वस्तु, वस्तु यहां से गई, पहला नियम परावर्तन के बाद में क्या हो जाता है, सीधा ये निकल गई, फैलती है, ये यहां पे मैंने मिला दी, ठीक है। दूसरा, सी में से जब जाती है, सी में से, ठीक है, यहां से गई और वापस इधर ही आई, ठीक है, सी में से जाती है, दोनों जहां मिलेंगे वहां पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति प्रतिबिंब की कहां पे है, P और F के मध्य बनेगा, P एवं F के मध्य। दूसरा, प्रकृति इसकी कैसी है, प्रकृति इसकी कैसी है, आभासी है और सीधा है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। आकार वस्तु से छोटा बनता है, कैसा है, छोटा है। देख लो ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ये कैसा है, छोटा है, तो वस्तु से कैसा बनता है, ये छोटा बनता है, ये इसका बिंब है। तो इसके द्वारा दो ही इमेज बनती है, और दोनों ही कैसी बनती है, आभासी बनती है और सीधी बनती है, ठीक है। अनंत पे होता है तो F पे बनती है, और अनंत के बाद में कहीं पे भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो P और F के अंदर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। और ये जो होता है वो अपन यूज करते हैं किसमें, जो गाड़ी की जो साइड लाइट, जो साइड जो मिरर जो होते हैं, जिसमें अपन पीछे की तरफ देखते हैं, तो ट्रक जो भी है वह साधन जो भी है चलेंगे वो अपने को सीधे दिखेंगे और छोटे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ठीक है। तो ये वही है। तो इससे 2 बनती है, उससे कैसे बनती है, 6 बनती है,
इसका उपयोग वाहनों के पक्षदर्शी साइड व्यू जो मिरर होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये काम में आता है। स्ट्रीट लैंप, लैंप के अंदर फैलाने का काम करेगा। जैसे लैंप पे अंदर या लैंप लगा हुआ है, खंबा है, खंबे के ऊपर ये लैंप लगा हुआ है, तो ये लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा, इसको फैलाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में एटीएम, एटीएम पे जैसे ही जाते हैं अपन पैसे निकालते हैं तो सामने एक मिरर लगा हुआ रहता है, वो बताता है कि पीछे कौन खड़ा है, वो देख तो नहीं रहा है अपने पासवर्ड। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए वहां पे भी क्या लगाते हैं, एटीएम के ऊपर भी एक जो है वो मिरर लगाते हैं। वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। दूसरा, घुमावदार सड़क है, सपोज मान लो घुमावदार सड़क है, यहां से ये घूम के ऐसे सड़क आ रही है। ठीक है, तो यहां पे एक मिरर लगता है जो क्या करता है, इधर से आने वाले को और इधर से आने वाले को, दोनों को ये पता होता है कि सामने से कोई आ तो नहीं रहा है, तो उसमें एक्सीडेंट से बचाने के लिए ऐसे आपने कई बार देखे होंगे। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में घुमावदार सड़कों पे ये लगाया जाता है। अब दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र, गोलीय दर्पण में ध्रुव में बीम की दूरी, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, वस्तु की दूरी u होती है। ठीक है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v होती है। ठीक है, और इसमें कहलाती है ध्रुव के मुख्य फोकस की दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों के सूत्र को, संबंध को क्या बोला जाता है, दर्पण सूत्र बोला जाता है। वो होता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, u जो है वो है बीम की ध्रुव से दूरी। ठीक है, v क्या है, v है प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। ठीक है, f क्या है, f है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी है। f क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, यह है दर्पण सूत्र। ठीक है, देखो अपन लेंस सूत्र भी पढ़ेंगे, लेंस सूत्र में इधर माइनस आएगा, बस ये ध्यान रखना है, लेंस सूत्र में इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। आवर्धन क्षमता क्या होती है, देखो वस्तु कितनी बड़ी होगी या छोटी होगी वो उसकी आवर्धनता कहलाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन मैग्निफिकेशन। ठीक है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन अपेक्षित विस्तार है। इसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है कि प्रतिबिंब और बीम की अपेक्षा कितने गुना बड़ा है। ठीक है, घटा या छोटा हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो बीम की ऊंचाई है दोनों का क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है, HI/HO, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं I लिख रहा हूं, I से आपको ये पता लग जाएगा HI जो होता है वो क्या होता है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है। ठीक है, और नीचे आएगा वो किसकी आएगी, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, बिंब की ऊंचाई या उसकी लंबाई। ठीक है, वो कितनी है, ये h बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर तो होता ही है, बराबर यहां पे इसके बराबर होगा -v/, क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ठीक है, तो -v/u भी होता है। अगर आपको मैग्निफिकेशन ज्ञात करना है तो इस वाले फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं। ठीक है, नोट, यदि आवर्धनता का मान, अगर सपोज मान लो आवर्धनता m बराबर +1 है, ठीक है, समान है, तो समान बन रहा है, वस्तु के ऊंचाई जो होगी वो हाइट जो होगी वो कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, अगर m का मान, ठीक है, वो क्या है, 1 से ज्यादा है तो कैसा है, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, m का मान जो है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो वो कैसा होगा, m का मान जो है वो है 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो बड़ा बनता है। ठीक है, और अगर m का मान, ठीक है,
1 से कम है, ठीक है, तो कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। ऋणात्मक मान जो है वो प्रतिबिंब वास्तविक है। दूसरा, अगर सपोज मान लो प्रतिबिंब m जो है वो माइनस में है, m जो है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। और m का मान अगर किस में आता है, प्लस में आता है, तो आभासी है और सीधा है, आभासी और सीधा, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। m का मान अगर प्लस में आता है तो वो आभासी है और सीधा है, ठीक है। m का मान माइनस में आता है तो वो कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है, ठीक है। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन क्षमता अगर देखें तो अब दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होगा, देखो f जो होता है, ठीक है, f जो होता है, फोकस दूरी जो होती है वो उसकी कितनी होती है, त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f होता है, क्या होता है, 2f होता है। यानी सीधी सी बात है, फोकल लेंथ अगर 5 है सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 10 होगी। अगर 10 दे रखी है तो 5 हो जाएगी, आधी हो जाती है, ठीक है। तो ये थी अपने यहाँ पे आवर्धन क्षमता क्या होती है, और ये इसमें अवतल दर्पण के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। फिर है सेमी जो दर्पण आता है उसकी फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, ताकि वो अपने को इमेज जो होती है वो पास में अपने को बड़ी दिखेगी। वाहन के अंदर जो चालक होता है, ठीक है, अंदर वाला जो पीछे देखता है बीच में से, ठीक है, वहां पे कौन सा समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा प्रकाश के बारे में, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, फिर अपन ने पढ़े कि कुछ मिरर क्या होते हैं, दर्पण क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं में होगा, ठीक है। दर्पण जो गोलीय दर्पण क्या होते हैं कि जो गोले का पारदर्शी गोला होता है उसका कटा हुआ भाग है जिसकी अंदर या बाहर वाली पॉलिश क्या की जाती है, सतह पे पॉलिश की जाती है। अंदर की सतह पॉलिश होती है, बाहर की सतह परावर्तक का काम करती है, तो वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अंदर की सतह जो होती है परावर्तक का कार्य करे, बाहर की सतह पॉलिश हो, तो वो होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण से 6 इमेज बनती है, 5 बनती है वास्तविक और उल्टी बनती है। लास्ट वाली जो होती है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है, जो P और F के बीच में होती है वस्तु, तब उसका वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो मिरर के अंदर बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण से जितनी भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, आभासी बनती है और सीधी बनती है, ठीक है। और पहली इमेज अनंत से होती है तो वो F पे बनती है, उसके बाद में कहीं पे भी वस्तु रखेंगे उसकी इमेज जो होती है वो F और P के मध्य में बनेगी, ठीक है। ये बातें अपने को याद रखनी है। U जो है वो वस्तु की दूरी है, V जो है वो उसकी प्रतिबिंब की दूरी होती है, ठीक है। तो ये है, इसको नोट कर लो। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।